नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है वेतान। और उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कंप्लीट कर लिया था। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा, काफी सारी जानकारियां हमने उस पार्ट से ली और साथ ही हमने पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस यहाँ पर थोड़ा बहुत किए थे और फिर वो आपको होमवर्क में भी दिए थे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। और देखिए हर बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लास्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट यदि हो तो उसे जरूर क्लियर करें और उसी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसी बुक का यानी कि वेतान पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का, तो वो है राजस्थान की रजत बूंदे। तो ये जो हमारा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, ये लिखा गया है अनुपम मिश्र जी द्वारा। इसके जो लेखक हैं वो है अनुपम मिश्र जी। और देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है जो राजस्थान है वो कैसी जगह है, ये थोड़ा सा देखिए रेतीली जगह है। आपको पता है यहाँ पर बहुत जो है पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। पानी जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए वहां पर पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। और दूसरी यहाँ पर बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रेतीली जगह है, तो पहले तो वर्षा ही बहुत कम होती है और वर्षा यदि होती भी है तो जो रेत होती है वो पानी को अपने अंदर संचित नहीं कर पाती, पानी को अपने अंदर इकट्ठा नहीं कर पाती है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा यहाँ जब बारिश होती है तो जगह जगह पर तालाब बन जाते हैं, पानी के एक तरह से गड्ढे भर जाते हैं या जमीन भी काफी हद तक पानी को सोख लेती है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो पाता। तो क्योंकि पानी की समस्या है और उसी पानी की समस्या के निराकरण के लिए शुरुआत से ही यहाँ पर लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से पानी एक तरह से शुद्ध पानी तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऊपर ऊपर का पानी होता है वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता। तो इसीलिए काफी गहरी, अब यहाँ पर एक शब्द आएगा आपका कुई, तो काफी गहरी जो है कुइयां खोदी जाती हैं। अब इसे कुई क्यों कहा है, देखिए क्योंकि कुआं आप सभी ने देखा है काफी चौड़ा होता है, काफी एक तरह से चौड़ाई उसकी बहुत ज्यादा होती है और गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता लेकिन चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कुआं। लेकिन कुई जो यहाँ पर खोदी जाती है वो काफी ज्यादा गहरी होती है और बहुत ज्यादा संकरी होती है, यानी कि उसका जो एक तरह से चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लगभग इतनी कि उसमें एक व्यक्ति या दो इंसान लगभग केवल उसके अंदर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए अनुपम मिश्र जी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और ये चैप्टर भी आपका बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहला चैप्टर पढ़ा है राजस्थान भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, बिल्कुल उसी चैप्टर की तरह ये भी काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है, यानी कि काफी सारी चीजें आपको देखिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं। देखिए उत्तराखंड में मुझे लगता है अगर राजस्थान के लोग हमारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, हमारे उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हें काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, यहाँ के तौर तरीके क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको इस पाठ में राजस्थान के बारे में काफी सारी जानकारियां मिलने वाली हैं और काफी सारी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को केवल हमने यहाँ पर रीड करना है। देखिए हमारी जो सेकंड बुक है इसमें हमारा ज्यादातर पोर्शन जो है वो रीडिंग का है, उसके बाद थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से करेंगे और साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, पसीने में तरबतर चेलवांजी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है आपका चेलवांजी, ठीक है। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई, उसी के आगे एक दूसरा शब्द, पसीने में तरबतर चेलवांजी जो है वो कुई के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी यानी कि जो कुई को खोदने का काम करते हैं। कुछ स्पेशल मजदूर होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं जो कुई की खुदाई का काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार सारे लोग जो है हर तरह का काम नहीं कर सकते, हर व्यक्ति
किसी ना किसी जो काम में परफेक्ट होता है, सबका जो अपना अपना काम होता है वो उस काम में परफेक्ट होते हैं। हर तरीके काम, चाहे वो कुछ भी हो। आपने देखा होगा कि अगर हम पेंट करना चाहें लेकिन हम एक पेंटर की तरह पेंट नहीं कर सकते। कोई भी चीज अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम एक कारपेंटर की तरह खुद से नहीं बना सकते उस चीज को। तो सबके अपने अपने काम होते हैं और सब अपने काम में जो है क्या होते हैं, निपुण होते हैं, परफेक्ट होते हैं और अपने काम को परफेक्टली करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो चेलवांजी है वो कुएं की खुदाई का काम करते हैं। वो कुएं की एक तरह से वो गांव के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से लोग होते हैं। स्पेशल जो मजदूर जिन्हें कहते हैं वो होते हैं और वो ही इस कुएं के को खोदने का काम करते हैं। तो देखिए काफी गहराई में खुदाई चल रही है और आपको पता है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो पसीने में बिल्कुल तरबतर हैं और कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। और जो कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब सोचिए 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी कि लगभग जो है आपका 20 जो है लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि 30 से 35 फीट जो है नीचे खुद चुका है। 30 से 35 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। अब जो नीचे जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि हवा का कहीं से कोई भी आने जाने का साधन नहीं है और गहराई इतनी है कि चौड़ाई इतनी है कि बहुत ज्यादा हवा अंदर नहीं जा सकती, यानी कि बहुत मुश्किल काम है कुएं की खुदाई करना। तो इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कुएं की खुदाई करते हैं। ठीक है, कुएं का व्यास यानी कि जो उसका घेरा है, जो सर्कल जो घेरा है उसका व्यास जो होता है वो बहुत ही ज्यादा संकरा है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है। उखेरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखेरू यानी कि जो वहां नीचे अंदर बैठा हुआ है जो चेलवांजी, उसके एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अब सोचिए एक चेलवांजी वहां पर बैठा है और उसके एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी कि केवल इतना चौड़ा वो, इतनी केवल चौड़ी वो कुएं है कि वो एक हाथ आगे कर सकता है। अब सोचिए वो कितना संकरा है और देखिए इतनी ही छोटी होती है ये कुएं। तो देखिए क्या कहते हैं कि इतनी संकरी जगह पर खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर बताया कि वो ऐसे उखड़ू बैठा हुआ है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठा हुआ है, जैसे उखड़ू बैठते हैं बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ है। और उसमें भी अब इतनी संकरी जगह पे, अब देखिए अगर वो फावड़ा लेगा तो फावड़े में भी उसको उठाने के लिए कम से कम इतनी जगह चाहिए कि फावड़ा पीछे जा सके और फिर आगे उतने ही स्पेस में जा सके और खुदाई हो सके। लेकिन इतना स्पेस, इतनी जगह वहां पर नहीं है कि फावड़े से खुदाई हो सके। तो यहाँ पर जो खुदाई है उसके लिए बसौली, जो बसौली होता है उससे खुदाई की जा रही है। आपने देखा होगा ना जिससे गांव में गुड़ाई करते हैं खेतों की, ठीक है ना, घास निकालते हैं, तो उसी तरह का होता है एक बसौली। तो उससे जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है, खुदाई की जा रही है, मिट्टी निकाली जा रही है। ठीक है, बसौली एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा आकार का होता है। वो बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि बिल्कुल इतना छोटा होता है और उसका जो आगे का लोहे का जो पार्ट होता है जिससे खुदाई की जाती है वो फावड़े के आकार का होता है, यानी कि फावड़ा जैसा दिखाई देता है, थोड़ी सी चौड़ा होता है। ठीक है, तो नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, और जिससे खुदाई की जाती है वो मैंने आपको बताया कि लोहे का होता है फावड़े जैसा नुकीला, और जो हत्था होता है जिसे पकड़ा जाता है वो आपका होता है लकड़ी का। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर खुदाई का काम चल रहा है और काम कौन कर रहा है, चेलवांजी कर रहा है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। अब धीरे धीरे जो है जो कुएं है उसमें जो एक मेहनत का काम जो चल रहा है, खुदाई का काम जो चल रहा है, उससे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। किस पर, यहाँ राजस्थान की गर्मी का असर उस पर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए जो है हवा भी नहीं है, बारिश भी नहीं है
और धीरे धीरे जो है वहां पर खुदाई का काम जो है चल रहा है, तो काफी ज्यादा उसके अंदर सफोकेशन होने वाली है, काफी ज्यादा एक तरह से घुटन उसके अंदर होने वाली है, गर्मी उसके अंदर होने वाली है। तो वो कहते हैं उसका असर उस पर पड़ेगा। और देखिए गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है। और देखिए क्या होता है कि बीच बीच में जो है, जो कुएं के ऊपर लोग खड़े हैं ना, मजदूर का साथ देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, बगल से मुट्ठी भर रेत जोर से नीचे फेंकते हैं उस कुएं के अंदर। इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो हवा है वो तेजी से रेत के साथ नीचे जाती है। ठीक है, ये इस तरह का एक तरीका है हवा को नीचे भेजने का, और उस व्यक्ति को ताकि थोड़ा सा ठंडा लगे, मतलब हवा लगे थोड़ा सा उसको, और थोड़ा सा उसको सांस आए। और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा जो है, क्योंकि देखिए जो अगर जोर से प्रेशर के साथ नीचे उसको फेंका जाएगा तो नीचे की गर्म हवा तेजी से ऊपर आएगी, और ऊपर की जो सामान्य नॉर्मल जो हवा है वो नीचे जाएगी। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण काम कर रहे चेलवांजी के सर पर लग सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इतने ज्यादा ऊपर से फेंके जा रहे हैं रेत के कण, तो जाहिर सी बात है जगह तो काफी ज्यादा संकरी है, काफी ज्यादा छोटी है, तो सीधे जाकर वो चेलवांजी के सर पर जाकर लग सकते हैं कई बार। तो इसीलिए चेलवांजी जो है, जो खुदाई का काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सिर पर कांसे या पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, अपने सिर पर कांसे का या पीतल का या और किसी धातु का एक बर्तन जो है टोपी की तरह वो पहने हुए रहते हैं, ताकि ऊपर से जब रेत आए तो सीधे उसके ऊपर गिरे, उनके सर को चोट ना लगे। ठीक है, तो देखिए कितनी ज्यादा मेहनत का काम है। और एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कुएं का दृश्य। देखिए ये बाहर से इस तरह से फोटो दिखाया गया है कैसी होती है कुएं। तो ये देखिए आप इस तरह से, और ये तो काफी ज्यादा छोटी है, और आप देख सकते हैं खुदाई का काम जो है अभी चल ही रहा है, खुदाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हो रहा है। यहाँ देखिए ये है कुएं, और इसका आप देख सकते हैं जो यहाँ से जो पार्ट है जिससे आपका कुएं के अंदर जाया जाता है, वो आप देखिए किस तरह से संकरा है। यहाँ से केवल एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर, अभी मैं बाकी सारी चीजें भी क्लियर करूंगी आपको। ये देखिए कैसे उकड़ू होकर उसको बैठना पड़ रहा है। आप स्पेस देख सकते हैं कितना कम है उसके बीच में, और आप देख सकते हैं किस तरह से उसने ऊपर से बर्तन का जो है एक टोपी बनाया हुआ है, इस तरह के भगोने या कोई भी ऐसा बर्तन होता है तो उसका उसने यहाँ पर कैप यानी कि टोपी जो है बनाया हुआ है, और किस तरह से वो यहाँ पर खुदाई कर रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, और ये देखिए आप इसको देखेंगे यहाँ पर जो खुदाई करने के बाद, ठीक है, खुदाई करने के बाद फिर उसको इस तरह से ईंटों से चिनाई उसकी कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से उसकी चिनाई की गई है, प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से चिनाई की गई है, और कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि स्पेस भी छोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी कि ये क्यों ऐसा बनाया जाता है, यानी कि क्यों ये इतने अच्छे तरीके से इसको जो ईंटें हैं या जो अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है, और फिर क्यों ये कुछ स्पेस जो है इसमें छोड़ दिए गए हैं, ये मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी। तो ये है एक कुएं का दृश्य, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि पीतल या किसी भी जो धातु है उसका जो बर्तन है वो अपने सिर पर टोप की तरह पहने हुए है। और कहते हैं नीचे थोड़ा सा खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि खुदाई जब अगर होगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी भी इकट्ठा होगी, और मिट्टी कहाँ पर इकट्ठा होगी, क्योंकि केवल इतना सा स्पेस है वहां पर, ठीक है, केवल इतनी सी जगह है वहां पर, तो मिट्टी कहाँ पर इकट्ठी होगी, मिट्टी जाहिर सी बात है चेलवांजी के पैरों में इकट्ठी होगी। तो फिर क्या किया जाता है, फिर ऊपर से एक रस्सी डालकर एक छोटी सी बाल्टी उसमें डाली जाती है, और फिर उस बाल्टी में एक तरह से क्या होता है कि चेलवांजी
क्या करता है, उस मिट्टी को भरता है और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ उस बाल्टी को ऊपर खींच लिया जाता है। क्योंकि क्यों खींच लिया जाता है सावधानी के साथ? क्योंकि जो उसमें मिट्टी के कण है, रेत के कण है, वो पत्थर है, कंकड़ है, वो जाकर चेलवांजी को ना लग जाए, नीचे दोबारा से ना गिर जाए, इसीलिए उसको बड़े आराम से उसको खींचा जाता है। और देखिए, टोप पहनकर, ये जो टोपी पहनी है, इससे चेलवांजी के सर को तो बचाया जा ही सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये चीजें भी यहाँ पर चित्र में दिखाई गई हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो चेलवांजी की हेल्प करने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, जो उसकी मदद करने वाला है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से रस्सी के सहारे, ये देख सकते हैं आप, रस्सी उसने डाली है और रस्सी के सहारे, ये आप रस्सी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रस्सी के सहारे उसने एक बाल्टी अंदर डाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाल्टी आपको दिखाई दे रही है। जब उसके पैर के पंजों के पास काफी सारी मिट्टी जो इकट्ठी हो गई है, तो फिर ये बाल्टी यहाँ अंदर डाली गई है और इस बाल्टी में जो है वो मिट्टी को भर रहा है और फिर यहाँ से वो जो व्यक्ति वहां ऊपर है, वो धीरे 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 करके बाल्टी को ऊपर खींच लेगा, जिससे कि जो मिट्टी वहां पर इकट्ठा हुई है वो ऊपर खींची जा सके, ऊपर खिसकाई जा सके। और इसको सावधानी से क्यों खींचा जाता है? ताकि चेलवांजी का सर बचाया जा सके, चेलवांजी को चोट ना लगे, इसीलिए उसको बड़े ही आराम से खींचा जाता है। ठीक है, चेलवांजी यानी कि चेजारो। अब देखिए यहाँ पर चेलवांजी, जिसे जो मैंने आपको बताया, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि चेलवांजी आखिर होते क्या है, इनका क्या महत्व है राजस्थान में और किस तरह से। देखिए, आपने देखा होगा कि हर एक जो जगह होती है, वहां पर अलग अलग जो लोग होते हैं, उनका अपना अलग अलग महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर भी हमारे अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ लोग जो है, जैसे हम कहते हैं छोलिया नृत्य, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो ये छोलिया नृत्य करते हैं। तो उनको बुलाया जाता है, किसी शादी विवाह या कोई शुभ काम होता है घर में, और उनकी फिर स्पेशल जो है खातिर की जाती है, उनको बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि वो हमारी एक सभ्यता को बचाए हुए है, हमारी संस्कृति को बचाए हुए है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो चिंजारो होते हैं, चेलवांजी होते हैं, उनको भी क्योंकि ये एक विशेष तरह की खुदाई करने वाले, विशेष तरह की चिनाई करने वाले काफी ज्यादा दक्षतम लोग होते हैं, यानी कि परफेक्शन इनके पास होता है, काफी ज्यादा अच्छे से ये उस काम को करते हैं, बहुत अच्छा कौशल इनके पास होता है। तो इनका जो ये काम है, ये चेंजा कहलाता है। ठीक है, इनका ये जो काम है, ये क्या कहलाता है? चेंजा कहलाता है। और देखो, चेंजारो जिस कुई को बना रहे होते हैं, वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं होता। और जिस कुई को वो बना रहे हैं, अब यहाँ पर कुई क्या होती है, देखिए अलग अलग प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और चेजारो के बारे में भी बताया जाएगा। और कुई किसे कहते हैं, देखिए वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जिस आकृति को, जिस ढांचे को ये बना रहे हैं, ये भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। देखिए, कुई यानी कि बहुत ही छोटा सा कुआं। ठीक है, कुई अर्थात बहुत छोटा सा कुआं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह का कुआं आपने नहीं देखा होगा। मैंने बताया ना आपको, कोई कुआं कैसा होता है, काफी ज्यादा चौड़ा होता है, काफी एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और गहराई भी उसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो है चौड़ा काफी ज्यादा होता है, यानी कि इतना तो गहरा होता है कि पानी निकल जाए जमीन से, पानी आ जाए जमीन से, लेकिन जो है चौड़ाई काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें जो है गहराई भी काफी होती है, और लेकिन जो इसका जो फेस होता है वो काफी ज्यादा संकरा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुआं क्या है और कुई क्या है। ठीक है, तो चिंजारो जिसको बना रहे हैं, वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी कि एक बहुत छोटा सा कुआं। ठीक है, कुआं पुल्लिंग शब्द है, जाहिर सी बात है, कुआं शब्द आपका पुल्लिंग है, और कुई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यह भी, यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं है। वो कहते हैं कि ये केवल व्यास में छोटी है, लेकिन गहराई जो इसकी है, गहराई में ये कुएं से कहीं भी कम नहीं है। ठीक है, राजस्थान में
अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और कुछ ज्यादा होती है। अब देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है वहां पर क्या होता है, पानी बहुत कम बरसता है, और जितना बरसता भी है वहां की रेतीली मिट्टी द्वारा उसको अच्छे से अवशोषित नहीं किया जाता, यानी कि बहुत ही पानी की बड़ी समस्या वहां पर है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी है जिस कारण से कहीं कहीं पर कुएं की जो गहराई है वो ज्यादा की जाती है, और कहीं पर कुएं की गहराई जो है वो कम होती है। अब देखिए कैसे, क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। अब देखिए एक और रीजन है कि कुएं जो है कुएं से बिल्कुल अलग है। क्या रीजन है कि कुएं जो है कुएं से अलग है, उसे जरा देखते हैं। कुआं भूजल को पीने के पानी के भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुएं है वो एक तरह से कुआं जो है भूजल को से पानी, भूजल यानी कि जो जमीन के द्वारा अवशोषित किया गया जल है, भूजल, भूमि के अंदर जो जल है उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए कुआं बनाया जाता है। पर जो कुएं है वो भूजल के साथ, जमीन के पानी के साथ ठीक वैसे तरीके से नहीं जुड़ती है जैसे कि ये कुआं जुड़ता है, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड में नहीं, कनेक्शन में नहीं आती। कैसे जुड़ती है वो देखिए। अब इसको कुएं वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी है, और इसीलिए जो वर्षा का जल, थोड़ा बहुत भी जो बारिश होती है, थोड़ा बहुत जल जो अवशोषित किया जाता है जमीन से, उस वर्षा के अवशोषित किए गए जल को बड़े ही विचित्र तरीके से, बड़े ही अलग तरीके से, बड़े ही आकर्षक तरीके से वो उस जल को समेटती है। और जब तक वर्षा नहीं होती, यानी कि तब जब वर्षा नहीं होती तब भी कुएं की जो एक तरह से सतह, कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि बड़े ही विचित्र ढंग से, और कैसे समेटती है ये भी इस पाठ में आगे क्लियर किया गया है। तो देखिए कैसे, क्या कहा है यहाँ पर कि तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कि जब कभी बहुत ज्यादा समय तक वर्षा नहीं होती, यानी कि कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही इस टाइम पे भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला हो चुका है। अब देखिए, मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि, मरुभूमि यानी कि जो मरुस्थल है, रेगिस्तान को क्या भी कहा जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता है। तो जो मरुभूमि है, रेतीली ये जो भूमि है, इसमें रेत का विस्तार, जितना ज्यादा एरिया में वो फैला हुआ है, जितना ज्यादा उसका विस्तार है, उतनी ही ज्यादा उसकी गहराई भी अथाह है, यानी कि उतनी ही ज्यादा उसकी गहराई भी है। तो यहाँ वर्षा यदि अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। अब देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा एक तरीके से उसका फैलाव है रेत का, उतना ही गहरा भी है। और देखिए आपको पता है रेत के कण जो एक तरह से उनमें कभी भी मिट्टी का आपने देखा होगा ढेला भी होता है, बिल्कुल आप बड़े बड़े मिट्टी के ढेले देखे होंगे ना, कि जब आप खोदते हैं तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकलते हैं, कि मिट्टी आपस में जो है बहुत ज्यादा कठोर रूप से जो है चिपकी रहती है, खास तौर पर जब जहाँ पर सूखा स्थान होता है। लेकिन रेत जो है उसके अगर आप एक जगह पर मिट्टी पे पानी डालेंगे वो तुरंत गीली हो जाएगी, ठीक है। अगर आप रेत में पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, तुरंत ही नीचे, बिल्कुल नीचे जाके वो अवशोषित हो जाता है, और ऊपर की रेत जो है वो सूख जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर यदि अधिक मात्रा में यदि बारिश होती भी है तो जमीन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वो रेत द्वारा सोख ली जाती है, पूरा रेत उसे सोख लेता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ, ठीक है, कहीं कहीं पर जो मरुभूमि है एक तरह से
जो रेत की भूमि होती है उसके अंदर 10-15 हाथ या 50-60 हाथ नीचे। अब देखिए 50-60 हाथ का मतलब है कि 50-60 फीट, ठीक है, 50-60 फीट नीचे जो है खड़िया पत्थर की पट्टी एक चलती है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से काफी ज्यादा गहरा खोदने के बाद देखिए प्रकृति की उदारता पर खड़ी एक कुई, ये एक देखिए कुई किस तरह से बनी हुई है, और ये यहाँ पर बिल्कुल किस तरह से कुई को बनाया गया है। और देखिए मैं काफी अच्छे तरीके से बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे जो कुई है वो पानी को छानने का काम करती है और कैसे अवशोषित करती है पानी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि उसके नीचे कम, बहुत नीचे यानी कि 50-60 हाथ नीचे जो है खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, और यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी और चौड़ी है, और रेत के नीचे दबी रहने के कारण ये नहीं दिख पाती, क्योंकि 50-60 हाथ फीट मतलब 50-60 हाथ नीचे जो पत्थर होगा वो कैसे हमें दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मल तरीके से तो नहीं दिखाई देगा, जब 50-60 हाथ नीचे खुदाई की जाएगी तो तभी हमें वो सारी चीजें दिखेंगी। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तनों से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर ही निकल आता है, जो बड़े बड़े कुएं होते हैं उनमें पानी 150-200 हाथ नीचे जब खोदा जाता है तो वहां निकल आता है, पर प्रायः वो पानी खारा होता है, यानी कि जितना ऊपर ऊपर का पानी होगा उतना क्या होगा, खारा होगा। क्योंकि जितने भी देखिए खारा यानी कि जमीन में जो चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती है, आप देखिए वर्षा का जल जब जमीन में गिरता है, जितने भी आपके ह्यूमस होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो भी क्या होती है, पानी के साथ साथ यानी कि खनिज जितने भी होते हैं वो पानी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, नीचे पानी में वो मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, वो प्रायः पानी साफ नहीं होता, वो खारा होता है, जिसमें इतनी सारी चीजें मिली हो अच्छी बुरी, ठीक है, तो वो पानी प्रायः खारा होता है, इसीलिए पीने के काम नहीं आ सकता और उस पानी को आप नहीं पी सकते। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं, और इसीलिए ही इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुएं का पानी जो है पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो ये लोग होते हैं, चिंजारों लोग जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका एक्सपीरियंस और अनुभव भी कैसा, जो कि इन्हें काफी पीढ़ियों से इनके साथ चला रहा हो, यानी कि जैसे अगर पिताजी इस तरह का काम करते थे तो फिर बेटे ने वो सीखा, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें बिल्कुल फिर अगर जो जनरेशन में चल रही है तो फिर वो सारी चीजें हमें समझ आ जाती है, उन चीजों की समझ हो जाती है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जो इसमें पीढ़ियों का अनुभव चाहिए होता है, जैसे अगर आपके दादाजी है या पापा है या बेटा है फिर उसका बेटा है, तो इस तरह से इसमें काफी परफेक्ट लोगों का ये काम होता है। बरसात के पानी का किसी क्षेत्र में एकदम बैठ नहीं, बरसात का पानी यदि किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, ठीक है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे मिट्टी पत्थर की जो है लाइन जा रही है, पट्टी जा रही है इस जमीन के नीचे, अगर आप बरसात आप देखेंगे कि बरसात का पानी, आपने बरसात का पानी गिरा और वहां जमीन उसको ज्यादा देर तक नहीं सोख पाई, ठीक है, जमीन उसको पूरी तरह से यदि नहीं सोख पाती है तो इसका मतलब है कि उसके नीचे खड़िया पत्थर की जो है पट्टी जा रही है, क्योंकि नीचे अगर पत्थर होगा तो फिर वो पानी को कैसे सोखेगा, ठीक है। जहां पर मिट्टी होगी तो पहले बालू जो है, रेता जो है मिट्टी को सोखेगा, अपने अंदर समाएगा, और उसके बाद नीचे जो है मिट्टी जो है उसे अपने अंदर खींच लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अनुभव होता है, ये एक एक्सपीरियंस होता है कि जो चिंजारुओं के पास ही होता है, या ये पीढ़ियों का अनुभव जो है, तो वो कहते हैं कि रेत, इससे पता चल जाता है यदि क्षेत्र में जो पानी है वो बैठे नहीं, कि रेत के नीचे पट्टी यानी कि खड़िया पत्थर की जो पट्टी है वो चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक मिलाने से रोकती है। अब देखिए ये जो पट्टी है ये क्या करती है, ये वर्षा के जल को
वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को गहरे खारे भूजल तक जाने से रोकती है। अगर ये भी रिसकर, अगर देखिए पत्थर की जो पट्टी ना हो तो ये पानी रिसकर ये भी मिट्टी में मिल जाएगा और बहुत सारे खनिज लवणों से युक्त हो जाएगा, यानी कि खारे पानी में बदल जाएगा। लेकिन ये पत्थर की पट्टी क्या करती है, इसको नीचे के पानी से रोक देती है, नीचे के पानी से इसको बचाती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर एक नमी की तरह फैल जाता है। तो फिर ये पानी कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेत जो है गीली हो जाती है, ठीक है, रेत पूरी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो नीचे प्लेट चल रही है पत्थर की और ऊपर से बहुत सारा रेता है, तो जब पानी डाला जाएगा तो पानी इस प्लेट और साथ ही इस रेत के बीच में एक नमी के रूप में जो है अटक जाएगा, नमी के रूप में जो है फंस जाएगा। ठीक है, तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, यानी कि तेज जो गर्मी है उसमें इस नमी को, क्योंकि वहां पर गर्मी भी ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में इसका भाप बनकर उड़ना जो है वो स्वाभाविक है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। और ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि प्रकृति जो है, देखिए इससे हमें एक बहुत ही अनोखी बात यहाँ पर बहुत ही, जो हमने ये अनोखा चीज यहाँ पर पढ़ा, तो उससे हमें एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर पता चली है कि जो भगवान इंसान को जब धरती पर भेजता है, देखिए कई बार हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या ऐसा है वैसा है वैसा है। तो जब हम भगवान हमें धरती पर भेजता है, भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी करके हमें देते हैं, हर तरह की चीजें उन्होंने हमें दी है। भले ही हमने उन्हें अब ठीक से नहीं रखा, भले ही अपने स्वार्थ के कारण हम उनको हानि पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें हर चीज जो है व्यवस्थित करके दी है। लेकिन जरूरत है अपने माइंड को एक्टिव करने की और जो है अपने स्वार्थ को थोड़ा सा कम करने की। तो इसके बाद हम बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सारी नई जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। तो आज जितना भी हमने इस पार्ट को पढ़ा है उतना आप घर पर एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको काफी सारा यहाँ पर जो है ज्ञान मिलेगा। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।